डिक्री की बात हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिक्री एट ऑल। हम लोग बात कर रहे हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। जब किसी भी प्लेंट को कौन रिजेक्ट करेगा? किसी भी प्लेंट को रिजेक्ट करेगा सिविल कोर्ट। प्लेंट को रिजेक्ट करता है सिविल कोर्ट। अपील को रिजेक्ट करेगा अपीलेट कोर्ट। तो यहां पर प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया है सिविल कोर्ट ने, और जो ऑर्डर पास करता है सिविल कोर्ट उसको हम कहते हैं रिजेक्शन ऑर्डर। उसे हम लोग कहते हैं रिजेक्शन ऑर्डर। अब यही कहा गया है कि ये जो रिजेक्शन ऑर्डर है सिविल कोर्ट का, इस रिजेक्शन ऑर्डर को हम डिम्ड डिक्री मानते हैं। ये बस सिंपल सी बात कही है और कुछ नहीं कहा है। दिस इज नॉट ए डिक्री बट इट इज ए डिम्ड डिक्री। ओके, बट व्हाट इज बेसिकली रिजेक्शन ऑफ प्लेंट? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का कॉन्सेप्ट होता क्या है? तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का कॉन्सेप्ट अगर हमें समझना है तो हमें समझना होता है ऑर्डर 7 और रूल 11 में इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में बात करता है। अगर यहाँ से देखेंगे तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या होता है, देखिए, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट रिफर्स टू अ डिसमिसल ऑफ ए प्लेंट। डिसमिसल ऑफ अ प्लेंट यानी लॉसूट पिटीशन एट द थ्रेशोल्ड इटसेल्फ बाय द कोर्ट। कोर्ट के द्वारा जो रिजेक्शन होता है, डिसमिसल होता है, उसी को, जो डिसमिसल है बेसिकली, उसी को हम क्या कहते हैं? रिजेक्शन कहते हैं। कब? when it fails to meet certain fundamental legal requirements as specified under order 7 rule 11 CPC। मामला बहुत सीधा है। ऑर्डर 7 रूल 11 में जितनी बातें कही गई हैं, अगर उनमें से किसी भी एक पॉइंट में हमारा प्लेंट फॉल कर गया, मैंने प्लेंट फाइल किया और अगर वो प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर आ गया, तो उनमें से किसी भी एक ग्राउंड पर हमारा क्या हो सकता है? प्लेंट जो है रिजेक्ट किया जा सकता है। एक बात और यहां पर कह दी गई, इट इज नॉट ए डिक्री अंडर सेक्शन 22 ऑफ द सीपीसी बट इट इज ए डीम्ड डिक्री। इसको हम क्या कह सकते हैं? डीम्ड डिक्री कहेंगे। तो सेक्शन 22 का जो एक्सप्लेनेशन है वो कहता है कि डीम्ड डिक्री है, सेक्शन 22 कहीं नहीं कहता है कि ये डिक्री है। ओके, चलिए अब जरा देख लें कि किन किन कंडीशंस में ऐसा हो सकता है, किन कंडीशंस में नहीं हो सकता है। Now see, the plaint shall be rejected in the following cases। अब एक और बात सुनिए, होता क्या इन प्रैक्टिकल, यहां पर प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ भी नहीं बोले तो चलेगा, यहां पर मैं और नीचे से ले लेता हूं, यहां पर मैं सिंपल कहता हूं पार्टी। कौन सी पार्टी? अग्रीव्ड, जो पीड़ित है, जिसका कोई प्रॉब्लम है, अग्रीव्ड पार्टी। अब अग्रीव्ड पार्टी ने क्या किया? प्लेंट फाइल किया। अग्रीव्ड पार्टी ने प्लेंट फाइल किया। कहाँ किया? सिविल कोर्ट में फाइल किया। अब जब सिविल कोर्ट में प्लेंट फाइल किया और सिविल कोर्ट ने उसके प्लेंट को क्या कर लिया? एडमिट कर लिया। अब यहां पर ये जो है कोर्ट में ये प्लेंट क्या बन जाता है? सूट। यहां पर बनता है सूट और फिर आगे का प्रोसेस होता है, जो प्रोसीडिंग शुरू होती है वो बेसिकली जैसे ही हम प्लेंट फाइल करते हैं, यानी यहां पर 1 ले लें, ये 2 में प्रोसेस हो रहा है और यहां एडमिशन। ये जो एडमिशन वाला स्टेज है, यानी सिविल कोर्ट में जो एडमिशन वाले जो प्रोसेस होते हैं, अगर एडमिट हो गया तब तो वो सूट बन जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर प्लेंट एडमिट हो गया तब तो वो सूट बन जाएगा और सूट बनने के बाद वो सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो प्लेंट एडमिट नहीं हुआ तो यहीं पर कहते हैं कि वो रिजेक्ट हो जाएगा। प्लेंट क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, यहां पर भी रिजेक्ट हो सकता है, इसके बाद भी कुछ ऐसे स्टेजेज आते हैं जहां पर ये रिजेक्ट किया जा सकता है। तो वो कौन कौन से मामले हैं, वो कौन कौन से सिनेरियोज हैं जहां पर प्लेंट हमारा रिजेक्ट किया जा सकता है, उसको कंसीडर कर लें। देखिए, सबसे पहला कहता है द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन दी फॉलोइंग केसेस। अब ये प्लेंट रिजेक्ट करने का पावर कोर्ट के पास है, सिविल कोर्ट के पास है। और ये किन किन मामले हो सकता है? पहला, वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज ए कॉज ऑफ एक्शन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन। मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से, सोच समझ के बताना।
पार्टी ने क्या किया, जो दुखी आदमी है, जो अग्रीव्ड है, उसने क्या किया, प्लेंट बनवाया, प्लेंट बना के सिविल कोर्ट में फाइल कर दिया। जज साहब ने उसको एडमिट कर लिया, एडमिट कर लिया तो सूट बन गया, और सूट बनने के बाद प्रोसीडिंग शुरू हो गई। प्रोसीडिंग के तहत क्या हो गया, अपोजिट पार्टी जो है सो कॉल्ड डिफेंडेंट, उसको समन्स जारी किया गया। अब जो समन्स जारी किया गया, तो समन्स के बाद वो क्या होता है, अपीयरेंस होता है। किसका, अपोजिट पार्टी यानी कि हमारा डिफेंडेंट, अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। जब अपीयरेंस होता है डिफेंडेंट का, तब ये कहता है कि जनाब ये जो मामला है, यानी कि जो प्लेंट फाइल हुआ है, इस प्लेंट में ऑर्डर 7 रूल 11 के क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। मेरा एक सीधा सवाल, बहुत सिंपल सा बच्चा सा प्यारा वाला क्वेश्चन है कि क्या डिफेंडेंट कॉज ऑफ एक्शन नहीं होने के ग्राउंड पर कोर्ट में प्लेंट के रिजेक्शन के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है, जबकि कोर्ट ने पहले ही प्लेंट को एडमिट कर लिया है। प्लेंट इज ऑलरेडी एडमिटेड, प्लेंट एडमिट हुआ, कोर्ट को कुछ मेरिट लगा होगा, सही लगा होगा, तभी तो कोर्ट ने एडमिट किया ना प्लेंट को। जब एक बार प्लेंट एडमिट हो ही गया, अपोजिट पार्टी को, डिफेंडेंट को समन्स चला गया, अब ये डिफेंडेंट कहता है कि जनाब इसके प्लेंट में तो कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है। इज इट ओके, क्या कोर्ट इस ग्राउंड को लेकर के प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, कि समन्स नहीं है? ऐसा है क्या, एनीबडी बताएं। सर विदाउट कॉज ऑफ एक्शन तो नहीं ही होना चाहिए, वो डिफेंडेंट कर सकता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कर सकता है, और जज साहब इस पर, इस ग्राउंड के आधार पर उसको प्लेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं आफ्टर इशूइंग समन्स। सवाल समझना, मैं अभी कोई, मैं देखिए, मैं आपको अभी जवाब देने के लिए नहीं कह रहा हूं, चलिए छोड़ देता हूं फिलहाल। आफ्टर इशूइंग समन्स, इतना तो पक्का समझ रहे हैं आप, क्योंकि जब तक समन्स नहीं जारी होगा तब तक अपीयर नहीं करता है डिफेंडेंट। क्लियर? तो डिफेंडेंट अपीयर ही नहीं करेगा। डिफेंडेंट अपीयर कर गया सम्मन मिलने के बाद, अब वो कह रहा है कि जनाब पार्टी का जो प्लेंटिफ है उसमें कॉज ऑफ एक्शन तो है ही नहीं। अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं था तो कोर्ट ने एडमिट कैसे कर लिया? और कोर्ट ने एडमिट तो किया, छोड़ो, तुमको सम्मन भी जारी कर दिया और तुम अपीयर भी कर गए। अब ये कहना कि कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, इज इट ओके? और क्या इस ग्राउंड पर कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है रिजेक्शन का? आराम से पढ़ के, सोच के, समझ के जवाब दीजिएगा, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। ये मैटर अभी पेंडिंग है कहीं किसी कोर्ट में, ठीक है? चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दूसरा ग्राउंड मैं शेयर करता हूं मैं ये बता रहा हूं कि मेरा मुद्दा ये है, आप मेरी बात को समझना। प्लेंट को रिजेक्ट करने के लिए सिविल जज को पावर तो है, एकदम ध्यान से सुनना, जिनको भी करना है सिविल प्रैक्टिस, वो जिनको सीपीसी का एक एक भी सवाल लिखना है अच्छे से, वो चाहे प्रॉब्लम बेस्ड हो चाहे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, समझना। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूं कि सिविल जज को प्लेंट को रिजेक्ट करने का 200% पावर है, कर सकता है। लेकिन पॉइंट यह है कि प्लेंट को रिजेक्ट कब करेंगे? प्लेंट को रिजेक्ट करने के लिए क्या डिफेंडेंट का एप्लीकेशन मूव होना जरूरी है? क्या प्लेंट के, ये डिफेंडेंट के एप्लीकेशन होने के बाद ही रिजेक्ट होगा, या जो हमारे जज साहब हैं वो भी सुओ मोटो रिजेक्ट कर सकते हैं प्लेंट को बिफोर इशूइंग समन्स? इसमें एक छोटा सा मुद्दा यह आता है, क्या समन्स जारी करने के बाद, डिफेंडेंट के अपीयरेंस के बाद प्लेंट रिजेक्ट किया जा सकता है? बहुत सारे फिर तो सर सूट शुरू हो गया। हाँ जी, जिस टाइम सूट शुरू हो गया सब, फिर तो शॉर्ट शुरू हो गया मतलब नहीं समझा। फिर तो सर पहले ही कर सकते हैं सर, सो मोटो। अच्छा, नहीं तो यही तो पॉइंट है ना। हाँ हाँ, बोलिए। दोन्ही गोष्टी होऊ शकतात।
दोनों गोष्टी कैसे होगा मैम, बताइए आराम से। सर आता म्हणजे आम्हीच पाहिले एक प्लेन जे आहे ते कॉज ऑफ ऍक्शन वर रिजेक्ट झाली. हम्म ते हजर झाले, त्यांनी ऍप्लिकेशन केलं, त्या ऍप्लिकेशन नुसार प्लेन जी आहे ती रिजेक्ट झाली कॉज ऑफ ऍक्शनच्या नुसार. हम्म आणि दुसरी जी आहे जी पाहिली म्हणजे मी ती याची होती, म्हणजे रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्ज्युगल राईटची होती, ती काही आलीच नाहीये. आणि डिवोर्स पण पिटिशन त्यांनी दाखल केला होता. तर साहेबांनी 28 तारखेला ती रिजेक्ट केली आहे प्लेन, विदाऊट म्हणजे ती न येता ती रिजेक्ट केलेली आहे. तो साहब ने त्याच्यामुळं रिजेक्ट किया दोन्ही गोष्टी ठीक है मैं मान लेता हूँ, तो साहब ने म्हणजे रिजेक्ट दोन्ही किया तो केसमध्ये दोन्ही गोष्टी पाहिलेत. इकडं ते हजर झालेत तेव्हा पण रिजेक्ट झाली, आणि इथं ती हजर नव्हता सु मोठं पण त्यांनी रिजेक्ट केली. ठीक है अशा तो दोन्ही गोष्टी पाहिलेत. दोनों गोष्टी पाहिजे, बट किस हा, याच ग्राउंड पर, महिन्यात कौन सी ग्राउंड पर? इनका एक कहना ये कॉज है ऑफ ऍक्शन होती. हाँ बोले हाँ। आणि दुसरीची आता ऑर्डर यायची आहे, ती हम्म डाउनलोड होत नाही ना सर, फॅमिलीची आहे ना. तर हम्म त्यात ऑर्डर कुठल्या ह्याच्यानी केली, फक्त हम्म साहेबांनी सगळ्यांसमोर सांगितलं की रिजेक्ट आहे तुमची प्लेट. तर हम्म। आजच नकलेलाच ऍप्लिकेशन केले, पण ऑर्डर कळत नाही कारण फॅमिली केस असल्यामुळे डाउनलोड होत नाही ऑर्डर. ओके, इनका कहना है कि जो साहब तो कह रहे हैं जज साहब को, इनका ये कहना है कि दोनों ही मामलों में ऐसा किया जा सकता है, सुओ मोटो भी कर सकते हैं और डिफेंडेंट के एप्लीकेशन मूव होने के बाद भी सिविल कोर्ट जो है रिजेक्ट कर सकता है प्लेंट को। तो क्या अब ये चीज हम लोगों को समझना है कि क्या ग्राउंड स्पेसिफिक है कि मेरा क्वेश्चन को समझना पहले आराम से। एक एक ये बहुत टेढ़ी चीज है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसीलिए टेढ़ी चीज है, क्योंकि प्लेंट एक बार रिजेक्ट हो गया तो बहुत पापड़ बेलना पड़ता है प्लेंट को वापस लाने के लिए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऑर्डर 7 रूल 11 में आपको मैं दिखा दूं तो यहां पर आपको ABCDEF टोटल 6 ग्राउंड्स हैं। तो ये 6 के 6 ग्राउंड सुओ मोटो एक्सरसाइज किए जा सकते हैं, 6 के 6 ग्राउंड्स किसी भी समय एक्सरसाइज किए जा सकते हैं, या ये ग्राउंड स्पेसिफिक है, हर एक ग्राउंड जो है अलग अलग स्टेज पर आ सकता है, किसी भी स्टेज पर आ सकता है, ये सुओ मोटो आ सकता है या डिफेंडेंट के एप्लीकेशन पर आ सकता है। मैं बहुत गहराई वाली बात कर रहा हूं। हाँ शो मोटो सर एक ही टाइम में आएगा, वो भी शो मोटो नहीं होगा जिस टाइम केस फाइलिंग होता है प्लेंट का सर। तो वहां पे सर चेकिंग एक प्रोसेस है जिसमें डिफेक्ट को चेकआउट किया जाता है। तो वहां पे फर्स्ट स्टेज में वो वहां से रिजेक्शन हो सकता है। तो वहां तो प्लेंट एडमिट ही नहीं, मतलब वहां पर तो रिजेक्ट का ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो तो स्टार्टिंग फेज है, वो जी टेक्निकल तो ग्राउंड पर ये रिजेक्ट करना हो गया, मैंने कोर्ट हाँ पे तो सबमिट वहां नहीं से किया, दिस दैट वो चीजें, हाँ ना, ठीक है आगे बोलिए। हाँ हाँ तो वहां पे भी सर अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा तो वहां से भी वो डिफेक्ट में चला जाएगा, और जब तक डिफेक्ट रिमूवल नहीं होगा तब तक एडमिशन नहीं होगा। ज- और फिर हम्म। सेकेंड सर आपने कहा है कि जो भी है तो हम्म वो डिफेंडेंट जब एप्लीकेशन देंगे तो उस टाइम भी सर ये होगा। हम्म। ये कॉज ऑफ एक्शन है कि नहीं ये कौन डिसाइड करेगा? जज डिसाइड करेंगे कि कोई भी पार्ट, मतलब कोई भी ऑफिसर करेगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग, फाइलिंग के टाइम पर जो फाइलिंग काउंटर में जमा करते हैं केस, जब टोकन नंबर आता है या जो नंबरिंग पड़ती है सिंपल वाली कि आपका केस मैंने ले लिया है अब वो सो एंड सो कोर्ट में जाएगी, तो उस समय ही डिसाइड कर सकते हैं कॉज ऑफ एक्शन। नो हाँ सर, जी ये दिस इज नॉट पावर। वो जो एक इन्होंने स्टेज बताई है, प्रथम स्टेज, हम्म वो ड्यूरिंग द फाइलिंग ऑफ केस वो लेते हैं, एक बार वो चेक करते हैं, बट उनको ये पावर नहीं है कि अगर कॉज ऑफ एक्शन हमने नहीं लिखा तो रिजेक्ट कर दें। और उनसे हम कह भी सकते हैं कि आप इसको जो है बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट पेश होने दीजिए। ये पावर उनका है, चाहे वो रिजेक्ट करें अदरवाइज वो एक्सेप्ट करें, एडमिट करें। तो ये होल एंड सोल पावर रिजेक्टिंग ऑफ ऑनरेबल कोर्ट को है सर। ठीक है। मेरा प्रॉब्लम, मतलब मेरी बात को अगर सब समझ रहे हैं तो बताना यस, नहीं समझोगे तो भी बताना नो, ठीक है ना। बहुत मैं क्योंकि ये जो बता रहा हूँ ये प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे जितने भी सवाल, कैसे भी सवाल होंगे, यू विल बी एबल टू राइट द आंसर। एक बात और मैं कहता हूँ, कोई भी सिविल कोर्ट या सिविल जज कोई भी स्टेज अगर फॉलो करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जज हैं तो वो सही ही करते हैं, इस बात को दिमाग में बिल्कुल डाल लीजिए। इट्स नॉट एवरी टाइम दैट कि हमेशा वो जज साहब ही सही हैं क्योंकि वो जज हैं, नहीं, जज भी गलतियां करते हैं, जज गलतियां करते हैं, इसीलिए अपील का प्रोसेस है, रिवीजन का प्रोसेस है, रिव्यू का प्रोसेस है, ठीक है। चलिए, एक तो मैंने आपको ऑप्शन बताया पहला वाला, नॉट डिस्क्लोजिंग द कॉज ऑफ एक्शन। अब दूसरा पहले समझते हैं।
फिर मैं सब डिटेल से बताऊंगा एक एक करके। वेयर द रिलीफ क्लेम्ड, वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड एंड द प्लेंटिफ ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट, रिक्वायर्ड का मतलब पूछना, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court fails to do so। ये यहां पर दूसरी बात हो गई, ये दो जगहों पर ये चेकआउट होता है, फिर मैं फिलहाल अभी बता देता हूं। कहते हैं कि जो रिलीफ मांगता है पार्टी, यहां पर इसको हम कह रहे हैं प्लेंटिफ, तो प्लेंटिफ को जो रिलीफ चाहिए अगर वो अंडर वैल्यू है, जितने की कोर्ट फीस लगानी चाहिए थी उतने का कोर्ट फीस उसने नहीं लगाया था। अब कोर्ट ने क्या कहा कि भाई तुम जो है बराबर प्रॉपर कोर्ट फीस लगाओ, एक टाइम पीरियड दे देते हैं 7 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर या अगली डेट तक के बीच में आपने प्रॉपर कोर्ट फीस लगानी है। अगर प्लेंटिफ इज फेल्स टू डू सो, अगर प्लेंटिफ उतने दिनों के अंदर अंदर नहीं लगाता है, प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं करता है, प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं लगाता है, तो इस ग्राउंड पर रिजेक्ट हो सकता है। अब ये पॉइंट भी आपको समझना है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का, कि क्या ये पार्टी डिसाइड करेगी, यानी डिफेंडेंट कह सकता है कोर्ट में आके कि जनाब इनका सूट अंडर वैल्यू है, या प्लेंटिफ को कोर्ट सुओ मोटो बताएंगे। मेरी बात को समझिए, क्या इस ग्राउंड को डिफेंडेंट रेज कर सकता है? जितने भी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के ग्राउंड है ये डिफेंडेंट रेज कर सकता है कि सूट अंडर वैल्यूड है? यस सर, डिफेंडेंट रेज करेंगे सर। क्यों कोर्ट सुओ मोटो नहीं इसको रेज कर सकती है, कोर्ट सुओ मोटो इसको नहीं देख सकता है। सवाल ये है कि इसको भी, इसके लिए भी आएगा। अच्छा, सो मोटो तो पावर है उसको, लेकिन जनरली कोर्ट जो है वो कोई भी स्टेप लेती है तो विदाउट मतलब एप्लीकेशन वो नहीं करती है। ओके चलिए, अच्छा ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आइए, पहले मैं सब बताऊंगा एक एक करके, धीरे धीरे सुनिएगा ध्यान से। थर्ड ऑप्शन जहां पर अपना प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है, वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज प्रॉपरली वैल्यूड। अच्छी बात है, मतलब जितने का कोर्ट फीस चाहिए था उतने का कोर्ट फीस हमने लगा दिया, ओके, बट द प्लेंट इज रिटर्न अपॉन पेपर इनसफिशियंटली। क्या लिखा? फिर भी प्लेंट जो है रिटर्न कर दिया गया है अपॉन पेपर इनसफिशियंटली स्टैम्प्ड। अगर पेपर पर इनसफिशियंट स्टैंप लगाया गया है तो उस ग्राउंड पर, एंड द प्लेंटिफ ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू सप्लाई द रिक्विजिट स्टैम्प पेपर विद इन टाइम फिक्स्ड फेल्स टू डू सो। तो यहां पर दो बातें, बी और सी आप लोगों को आसान, देखो सब याद हो जाएगा, जिनको एग्जाम में लिखना मैं गारंटी दे रहा हूं याद हो जाएगा। बी में कहा कि आपका सूट अंडर वैल्यू था, अंडर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है, जाकर के इसका प्रॉपर वैल्यूएशन करके, करेक्ट वैल्यूएशन करके पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आप लगाओ। प्लेंटिफ क्या कर जाता है? फेल कर जाता है। दूसरे में कहता है कि इनसफिशियंटली स्टैम्प्ड, इनसफिशियंटली स्टैम्प्ड, तो इनसफिशियंटली स्टैम्प्ड है, इसमें कहता है प्लेंटिफ को कोर्ट कि यहां जाके अपना सफिशियंट स्टैंप लगाओ, फिर भी वो नहीं लगाता है टाइम के अंदर, तो उस केस में भी क्या करता है? रिजेक्ट करता है। अगेन सेम क्वेश्चन रहेगा, क्या डिफेंडेंट रेज करेगा इस ग्राउंड को कि नहीं करेगा? ओके, अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा ऐसे इस नॉर्मल बता रहा हूं, अभी इस पे नहीं जा रहा हूं। जब प्लेंटिफ सूट फाइल करता है तो उसने कितने का प्लेंट पर टिकट लगाया है, कितने की कोर्ट फीस लगाई है, उसका जनरली डिफेंडेंट को कुछ लेना देना नहीं होता है। ऐसे कुछ केसेस हम लोगों ने फाइल किए, मैंने खुद ने करे हैं। जब आप लोग तो शायद जानते होंगे, हम लोग के टाइम पर एक ग्रीन कलर का दिल्ली के अंदर एक वो कोर्ट फीस निकलता था, मिलता था, जाकर के वो सरकारी होता है, सरकार की तरफ से वो जाके परचेज करना होता। तो मेरे यहाँ क्या था उस समय, क्या था, 1000 रुपीज की कोर्ट फीस हर हालत में आपको लगानी है, यानी 1000 रुपीज आपको लगाना ही लगाना है। जब एकदम कम से कम अमाउंट के केस में भी 1000 रुपये का कोर्ट फीस लगेगा। एक बार क्या हुआ, कोर्ट में स्ट्राइक थी, तो स्ट्राइक होने की वजह से सब बंद था और केस हमें फाइल करना था, तो वो ले रहे थे, केस तो अंदर ले रहे थे, लेकिन क्योंकि लिमिटेशन था तो ले रहे थे, लेकिन वो यहां पर कोर्ट फीस नहीं ली थी तो रिटर्न कर दिया। अब सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं, फाइलिंग काउंटर की बात कर रहा हूं, जज साहब तक तो बात ही नहीं पहुंची है,
एक बंदा है फाइलिंग काउंटर पर जो आपकी केस लेगा, देखेगा कि जज का नाम सही लिखा है कि नहीं, वकालतनामा लगाया है कि नहीं, वकालतनामा पर जो ठीक कोर्ट फीस यानी टिकट जो होती है वो लगाया है कि नहीं, एफिडेविट पर प्रॉपर साइन है कि नहीं, एफिडेविट करने वाला का नाम पता सही से लिखा है कि नहीं, बाकी की जो रिक्वायरमेंट है वो चेक करता है, ऐसे रफ चेक करता है, ठीक है, रफली। अब उसने सारा चेक किया, उसमें देखता है कि कोर्ट फीस नहीं लगा हुआ है, तो उसने बोला कि सर कोर्ट फीस नहीं लगा है। तो हम लोगों ने कहा भाई कोर्ट फीस तो मिल ही नहीं रही, तो लगाएंगे कहाँ से, ये बताओ। दिस इज द फैक्ट, अभी तो कोर्ट बंद है, स्ट्राइक चल रहा है, तो कहाँ से लाएंगे कोर्ट फीस। तो उस कंडीशन में उसने क्या किया, प्लेंट पर लिखवा लिया कि जब कोर्ट फीस आएगी तब हम कोर्ट फीस लगा देंगे, अभी कोर्ट फीस अवेलेबल नहीं है, करेंटली देयर इज नो कोर्ट फीस अवेलेबल ड्यू टू सो एंड सो रीजन, जो भी था, और जब भी आएगा तो मैं लगा दूंगा। ऐसे करके हमारा क्या हो गया, प्लेंट जो है अभी जो कहें कि जो प्रोसेस है वहां से ले लिया, कोर्ट तक में चला गया, जज साहब ने उसको सिविल सूट भी बना दिया, उसके बाद कहा कि ठीक है आप अगली डेट तक इसको लगा देना, तब हमने अगली डेट पर उसको लगा दिया। तो बात ये आ रही है कि सुओ मोटो वाली बात हो गई कि क्या सुओ मोटो जज साहब बोलेंगे या डिफेंडेंट आएगा बोलने के लिए, जज साहब देखो ना, इसने लगाया नहीं है पैसा, इसने प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं लगाई है, इसने स्टैंप नहीं किया। अरे भाई मैंने लगाई, तेरे को पेट में जलन क्यों हो रही है? क्या ये ग्राउंड ले सकता है डिफेंडेंट? जाके जज साहब को उंगली करेगा, जज साहब देखिए उसने प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं लगाई, प्रॉपर स्टैंप नहीं लगाया, इसके चलते इसका सूट उड़ा दो। इज इट सो? क्या ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं सर, क्योंकि डिफेंडेंट का तो हर हाल में मोटिव यही है कि यानी हाउ अगर केस खारिज होता है तो उसका काम हो जाएगा, ठीक है, चलिए, चाहे ग्राउंड कोई भी हो। और सर एक चीज मैं यहाँ और ये कंफर्म होना चाहूंगा कि सर मैंने थोड़ी सी जानकारी है मुझे कि अगर कोर्ट फी अगर पुअर पीपल्स के पास अगर नहीं है पेमेंट, तो टिल द डेट ऑफ जजमेंट भी जो है वो कोर्ट फी सबमिट कर सकते हैं। हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, नियम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जजेज नहीं मानते हैं इन प्रैक्टिकल। किताब में लिखा है, बेयर एक्ट में लिखा है, सही बात है, इवन सिविल कोर्ट के प्रैक्टिस में लिखा है, सिविल रूल्स में कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जजेज मानते नहीं है, कहते हैं पहले जमा कर दो। ओके, वो तो इंडिजेंट पर्सन के लिए है ना सर? क्या सर? सर वो जो बाद में दे सकते हैं वो तो इंडिजेंट पर्सन के लिए है ना सर? नहीं, हाँ नॉर्मल को भी रहता है छूट कि हाँ जजमेंट तक आप ला करके दे दें, लेकिन यहाँ पर नॉर्मली मानते नहीं है। देखिए फिर वही बात हो जाएगी घुमा घुमा के कि हर एक जगह पर थोड़े थोड़े जजेस का अपना, जज का तो छोड़ ही दिए, जज अपने हिसाब से अपने को राजा समझते हैं, वो अलग बात है कि जब कोई बंदा अपील में चला जाता है तो जज थोड़ी वो परेशानी में आ जाते हैं, वो अलग कहानी है। चलिए आगे थोड़ा देखते हैं, डी नंबर। अब ये सब चीजें देख, अब ये मेरे को, ये हम लोग ऐसे बोल रहे हैं प्रिजम्पशन वाली बात, क्या इसके पीछे कोई कोर्ट का आपके पास जजमेंट है? इज देयर एनी जजमेंट सपोर्टिंग कि हाँ ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं डिफेंडेंट? नाउ द डी नंबर पॉइंट, वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ। यहां पर कह दिया 4th नंबर ग्राउंड है जिसमें कहा गया कि प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है, उसका ग्राउंड देते हैं सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टेटमेंट इन द प्लेंट, स्टेटमेंट इन द प्लेंट। तो प्लेंट में दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर, उस बेस पर अगर यह बात पता चलती है कि यह सूट जो है किसी कानून की वजह से, लॉ की वजह से बार्ड है, तो इस ग्राउंड पर भी प्लेंट क्या हो सकता है? रिजेक्ट हो सकता है। खैर ये तो डिफेंडेंट रेज कर सकता है, इसमें किसी को डाउट ही नहीं होगा। नंबर ई, 5वां पॉइंट, वेयर इट इज नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट। अगेन इट इज नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट। अब यहां पर बहुत बढ़िया सवाल, मजेदार क्वेश्चन निकलता है, मैं बताता हूं क्या। यहां देखिए पहले फुटनोट नंबर 1 है, तो खैर आया था बाद में, यहां दिखाता हूं। सी नंबर 1, इंसर्टेड बाय 46 ऑफ 1999, ये 1 जुलाई 2002 से लागू है, यानी ये 2002 के पहले से ये बात नहीं थी यहां पर कि आपको डुप्लीकेट में फाइल करना है। क्या फाइल करना है डुप्लीकेट में? प्लेंट। अब यहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, ये तो जो फाइलिंग काउंटर होता है, जो नहीं कोर्ट गया है उनको भी अब जाना पड़ता है, क्योंकि अब तो 3 साल वाला चक्कर लग गया है। जब भी हम कोई प्लेंट लेकर के जाते हैं तो फाइलिंग काउंटर पर लेके जाएंगे, वो तो वहीं चेक कर लेगा कि आपका फाइल, आप जो प्लेंट लगा रहे हो वो डुप्लीकेट है कि नहीं। तो वहीं पर वो क्या कर देगा, वो रिटर्न करेगा कि रिजेक्ट करेगा। सवाल मेरा यह है कि वो रिटर्न करेगा कि रिजेक्ट करेगा। इज इट कंसीडर टू बी अ रिटर्न और इज इट कंसीडर टू बी अ रिजेक्ट?
या एक बराबर जज साहब ऑर्डर पास करेंगे कि भैया हम आपका प्लेंट रिजेक्ट करते हैं क्योंकि आपने फाइलिंग जो है प्लेंट की डुप्लीकेट में नहीं करी। समझ रहे हैं बात को? दो चीजें हो रही हैं, एक तो जज साहब कर सकते हैं या तो काउंटर पर बैठा हुआ क्लर्क कर सकता है। तो क्लर्क, देखिए बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, क्यों सुनना समझना। अगर क्लर्क जो आपको रिजेक्ट कर दे, मैं बोल रहा हूं रिजेक्शन का ग्राउंड है, अगर उसने बोला नहीं नहीं आपका फाइलिंग नहीं होगा सर, आपने डबल नहीं लगाया, डुप्लीकेट नहीं कॉपी लगाई है, तो क्या उसके मुंह से कह देना, सिर्फ ओरल कहेगा, वो लिख के थोड़े देगा, वो कहेगा जाइए वकील साहब अपना लेके आना, डुप्लीकेट करके लेके आना प्लेंट की कॉपी। वेदर इट इज कंसिडर्ड टू बी ए डिम्ड डिक्री, क्या हम डिक्री उसको बोलेंगे? नो सर, नो सर, नो फिर सर। तो बात हो गई कि जज साहब ही ऑर्डर करेंगे इसको। जज भी सर जब तक रिटर्न ऑर्डर और उनका ऑर्डर जब तक साइन नहीं होगा तब तक तो उनका ऑर्डर भी जो है अब इसका एक इंटरेस्टिंग पहलू दे बताते हैं। ये बताइए कि अगर मान लीजिए मैंने डुप्लीकेट प्लेंट नहीं फाइल किया, मैं एकदम बिल्कुल मैंने पहले बोले ना, बिल्कुल हार्डकोर प्रैक्टिकल भी बताऊंगा साथ के साथ। मैंने मान लीजिए प्लेंट डुप्लीकेट फाइल नहीं करी, ठीक है, चलिए मैं प्लेंट को काउंटर पर लेके गया, फाइलिंग काउंटर पर। उसने कहा कि सर लेके आ। मैंने बोला तुम कौन होते हो अथॉरिटी डिसाइड करने वाला? तुम लो, जज साहब देखेंगे, तुम डिक्री थोड़े पास करोगे। तो क्या वो लेने के लिए बाध्य है या वो रिटर्न कर देगा? इज इट मैंडेटरी फॉर हिम और हर, जो भी क्लर्क बैठा है, कि वो लेगा या रिटर्न ही कर देगा? सर वो ऑब्जेक्शन लगा देगा सर। घेणार तो मैडम करेगी ना तो मतलब लेगा। घेणार सर। डिफेक्ट करके सर वो एडमिट कर लेगा, वो फिर वहां जब इजलास पे जाएगा तो वहां पे जज साहब क्वेरी कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात? यही छोटी छोटी जो बातें हैं क्लियर रखना है। हम लोग क्या होता है ना, कोर्ट में सारे स्टेज हो जाते हैं, सारे स्टेप्स हो जाते हैं, यहाँ किताब में पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, बेयर एक्ट में पढ़ते हैं समझ में नहीं आता, और ये सारी चीज़ें हो जाती है। क्लियर है ना? अब यहाँ पर रिटर्न कर दिया तो रिटर्न करते वक्त वो ऑब्जेक्शन लगा सकता है, ऑब्जेक्शन लगा के दे देगा अंदर फाइलिंग को, माने फाइल को दे देगा, वो जज के पास जाएगा भी। अब जज साहब पहले इस पर सुनवाई करेंगे कि डुप्लीकेट आया नहीं है। अब वहां पर अगर वो ऑर्डर पास करते हैं, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी ए रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। नाउ द लास्ट पॉइंट, द सिक्स्थ नंबर F, where the plaintiff fails to comply with the provisions of Rule 9। अब Rule 9 ऊपर है, देख लेते हैं। कहता है जहां पर प्लेंटिफ फेल कर जाता है Rule 9 यानी ऑर्डर 7 Rule 9 का प्रोविजन फॉलो करने में, उसका कंप्लायंस करने में अगर फेल कर जाए तो भी प्लेंट जो है प्लेंटिफ का रिजेक्ट हो सकता है। एंड व्हाट इज Rule 9? Rule 9 ये है, Rule 9 में कुछ नहीं है। Rule 9 ये कहता है कि एक बार प्लेंटिफ का प्लेंट एडमिट हो गया, सिर्फ सुनिए ध्यान से, प्लेंटिफ का प्लेंट एडमिट हो गया, जज साहब ने कहा सम्मन भेजना है, सम्मन भेजने के लिए टाइम लिमिट होती है, उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर अगर नहीं भेजा जाता है, यहां देखिए लिखा गया है विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। जिस तारीख को ऑर्डर किया, मान लीजिए आज 30 जुलाई है, आज अगर ऑर्डर किया है तो आज की तारीख छोड़ देंगे, कल की तारीख से 7 दिनों के अंदर अंदर मुझे समन भेजना है। कब मिलेगा दैट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट पार्ट, वो कब मिलेगा डिफेंडेंट को उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, बट 7 दिनों के अंदर अंदर समन्स को हमको भेज देना है। अब वो जब भी मिले, अगर मैं 7 दिनों के अंदर अंदर नहीं भेजता हूं एज पर दी कोर्ट ऑर्डर, तो उस केस में भी मेरा प्लेंट जो है रिजेक्ट किया जा सकता है। तो क्या ये ग्राउंड उठा सकता है सो कॉल्ड हमारा डिफेंडेंट? अभी आप में से कोई कह रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया कौन कह रहे थे कि सर प्लेंट को रिजेक्ट ही करना है तो सारे ग्राउंड्स डिफेंडेंट रेज कर सकता है। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, ये ऑर्डर 7 Rule 9 वाला ग्राउंड उठा सकता है वो डिफेंडेंट? जब तो समन ही नहीं मिला है तो कैसे उठाएगा? मेरा क्वेश्चन है, अगर आप आंसर दे सकते हैं तो बताइए। मेरा सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑर्डर 7 Rule 11 A से लेकर के F तक के ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, और ये सब किसके लिए अवेलेबल है? रिजेक्शन के लिए, रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट।
ये ए से लेकर एफ तक के जो ग्राउंड्स हैं, इज इट अवेलेबल टू द डिफेंडेंट? ये बात सवाल में पूछी जा चुकी है, डिफेंडेंट ओनली। क्या ये डिफेंडेंट के लिए अवेलेबल है, सिर्फ डिफेंडेंट के लिए, या इज इट अवेलेबल फॉर द कोर्ट, फॉर द कोर्ट टू रिजेक्ट अ प्लेंट? क्या ये कोर्ट को है पावर? इज इट अवेलेबल फॉर द कोर्ट टू रिजेक्ट अ प्लेंट सुओ मोटो? अब बताएं, अब क्या होना चाहिए? एकदम साफ साफ क्वेश्चन है मेरा। या ये ग्राउंड वाइज डिफर करता है? ये 6 के 6 जो आपको दिख रहे हैं, इज इट डिफरेंट? डिफरेंट इन द सेंस ए बी सी डी, कुछ खास ग्राउंड हैं जो डिफेंडेंट के लिए अवेलेबल है, कुछ ऐसे खास ग्राउंड हैं जो कि जजेज के लिए अवेलेबल है, और कुछ खास ग्राउंड है जो दोनों के लिए अवेलेबल है। ए से एफ तक में, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं ऐसे रैंडम, मैं लॉ नहीं बता रहा हूं, ए से लेके एफ तक में मान लीजिए ए बी सी डिफेंडेंट के लिए अवेलेबल है, डी ई एफ कोर्ट के लिए अवेलेबल है। ऐसा हो सकता है, या सब के सब दोनों के लिए अवेलेबल है? इज इट अवेलेबल फॉर कोर्ट एज वेल एज डिफेंडेंट बोथ? बताइए। उसके बाद डिस्कस, मतलब सोचिए आप, बताने का मतलब सोचिए आप, बताइए। मैं तब तक थोड़ा आगे लेता हूं इसको। कहाँ गया मेरा 7:11? इसका मैं तब तक प्रोवाइजो आपको डिस्कस करता हूं। सोचिए, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी आंसर देते हैं, तो थोड़ा सोचना चाहिए। सीपीसी है ये, और ये बहुत बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। सवाल के मामले में तो नो डाउट सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ सी, प्रोवाइडेड दैट, देखिए ये सब होगा। प्रोवाइडेड का मतलब है ये सब होगा। ए से लेके एफ तक में रिजेक्शन का जितना ग्राउंड है रिजेक्ट होगा, बशर्ते कि द टाइम फिक्स्ड बाय द कोर्ट फॉर द करेक्शन ऑफ द वैल्यूएशन, जो टाइम फिक्स किया गया है कोर्ट की तरफ से वैल्यूएशन को करेक्ट करने के लिए, और सप्लाइंग ऑफ द रिक्विजिट स्टैंप पेपर, जो स्टैंप पेपर चाहिए उसकी सप्लाई करने के लिए जो टाइम लिमिट दी गई है, शैल नॉट बी एक्सटेंडेड अनलेस द कोर्ट, उसको एक्सटेंड किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा जब तक कि फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इट सेटिस्फाइड दैट द प्लेंटिफ वाज प्रिवेंटेड बाय एनी कॉज ऑफ एन एक्सेप्शनल नेचर। मतलब बात समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए कि कोर्ट ने कहा प्लेंटिफ को कि भाई प्लेंटिफ तुमको मैं 7 दिन का, 1 सेकंड होल्ड करना जरा, मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए कि जज साहब ने प्लेंटिफ को कहा कि 7 दिन का तुम्हें टाइम देता हूं, ठीक? किस चीज के लिए? आप प्रॉपर जो कोर्ट फीस है वो आप लगाओ। आपने मान ले 2000 की लगानी थी, आपने 500 की लगाई, 1000 की लगाई, कुछ बचा रह गया। अब ये टाइम खत्म हो गया, नेक्स्ट डेट लग गई। नेक्स्ट डेट पर जब कोर्ट में जज साहब ने देखा तो बोले यार ये तो तुमने लगाया ही नहीं है कोर्ट फीस, तो इसको बोल करके क्या वो रिजेक्ट कर सकते हैं? नहीं रिजेक्ट कर सकते हैं। इस ग्राउंड पर प्लेंट को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है, अनलेस कि पहले उनको क्या करना होगा, यानी कि प्लेंटिफ की बात सुननी पड़ेगी, रीजन लिखना पड़ेगा। प्लेंटिफ कह रहा है कि जनाब कोर्ट में स्ट्राइक चल रही है या कोर्ट फीस नहीं मिल रही है, ये बात वो लिख करके देता है कि कोर्ट फीस नहीं, या तो ओरल भी सबमिशन कर देता है कभी कभी। कुछ ऐसे जजेज होते हैं, सिविल जज, जो कहेंगे कि नहीं नहीं वकील साहब आप लिख के दो। एक मैडम थी पूनम महाजन करके, मेरे को नाम आज तक याद है, उन्होंने हर मतलब कुछ भी आपको करना है तो रिटन में दो, ओरल में मैं लूंगी ही नहीं, ठीक है? तो लिखित में चाहिए या तो ओरल में सबमिशन करनी पड़ती थी। उनको ये कहना पड़ता था कि कोर्ट फीस इज नॉट अवेलेबल, इसीलिए टाइम आप एक्सटेंड कर दें, या आपको ड्यूरिंग प्रोसीडिंग के दौरान हम लोग सबमिट कर देंगे। ये हियर बाय डिक्लेयर कर रहे हैं, बाउंड कर रहे हैं अपने आप को कि आप प्रोसीडिंग बढ़ाएं और हम लोग सबमिट करेंगे। दिस द सिचुएशन। वही बात यहाँ पर लिखी जा रही है, यही इसी बात को उन्होंने लिखा कि प्रॉपर वैल्यूएशन या रिक्विजिट स्टैंप पेपर
लगाने के लिए इन्होंने टाइम दिया, उसको एक्सटेंड वो करेंगे, जब तभी एक्सटेंड करेंगे जब उसके लिए रीजन सही होगा, और रीजन ऐसा होगा जो प्लेंटिफ के बस से बाहर होगा। अब इसमें मेरी क्या गलती है? कोर्ट फीस अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो इसमें प्लेंटिफ क्या कर लेगा? सोच के देखो आप। अगर मान लीजिए अभी कोरोना आ गया था, तो कोरोना में अगर आपने टाइम दिया होगा 7 दिन का, 10 दिन का, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो सकता। दैट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ के पावर से बाहर है, उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, उसको कमांड नहीं कर सकता हूं। दैट इज द पॉइंट। अब वही बात यहां पर लिखी गई है, इज सेटिस्फाइड दैट द प्लेंटिफ वाज प्रिवेंटेड बाय एनी कॉज of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp paper as the case may be within the time fixed by the court, and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff। तो ये याद रखना है, सिर्फ 2 बातों पर ये काम कर रहा है, ग्राउंड नंबर बी एंड ग्राउंड नंबर सी। जहां पर हम कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं लगाते हैं तब ये बात आएगी, जहां पर हम प्रॉपर स्टाम्पिंग नहीं करते हैं तब ये बात आएगी। कोर्ट फीस और स्टाम्प में फर्क है, कोई बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर्ट फीस एंड स्टाम्प? एनीबॉडी? कोर्ट फी जो है वो सूट के वैल्यूएशन के अनुसार दी जाती है, और स्टाम्प जो है वो बार काउंसिल की तरफ से जो है सो रहता है, जो सेल्फ यूटिलाइजेशन होता है। ओके, तो कोर्ट फीस जो सर सूट प्रॉपर्टी को रिलेटेड सर वैल्यूएशन के हिसाब से स्टाम्प। कोर्ट फीस, तो कोर्ट फीस के लिए कोई स्टाम्प। अच्छा स्टाम्प, हाँ स्टाम्प कैसे होती है सर वैल्यूएशन? स्टाम्प कितने लगाया जाएगा, कैसे लगाएगा, ये कैसे पता चलता है? सर ये सूट प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर सर, वैल्यू के ऊपर, स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंग। स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, स्टाम्प का मतलब क्या समझना चाहिए? मेरे को थोड़ा क्लियर, थोड़ा आप लोग बताएंगे ताकि मैं आप लोग को भी समझूंगा कि कितना आप लोग समझ रहे हैं बाकी लोग। स्टाम्प का मतलब क्या समझना चाहिए? जो हम लोग वकालतनामा के ऊपर लगाते हैं वो, एफिडेविट के ऊपर लगाते हैं वो, कौन सा स्टाम्प? नॉन जुडिशियल स्टाम्प, जुडिशियल स्टाम्प, कौन सा स्टाम्प की ये बात कर रहा है बताइए। और कोर्ट फीस में क्या आता है बात, ये भी डिस्कस करते हैं, फिर डिटेल से सब कुछ चलेंगे आगे। सर कोर्ट फी वो होता है जो सूट का जो वैल्यूएशन है उसके अनुसार कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो इशू करके तो देते सूट हैं। का, अच्छा ठीक है, मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 करोड़ है, मान लीजिए, मैंने मानने के लिए कह दिया, तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कितना मेरा कोर्ट में फीस लगेगी, ये कैसे पता चलेगा? हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड इट? गवर्नमेंट का जो रेट होता है उसके हिसाब से जो है सो फिक्सेशन किया जाता है, और सिविल में 50,000 मैक्सिमम कोर्ट फी लगती है, उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो तो सकती। ये सरकार डिसाइड करेगी कि मेरी कोर्ट में, मतलब मेरे मैटर पर कितने का वैल्यू लगेगा, मतलब कितने का वो लगेगा कोर्ट फीस? नहीं नहीं नहीं, सरकार नहीं, सरकार तो अपना वो जमीन का रेट वो डिसाइड कर रखा है, और ये फिक्सेशन जो है वो स्टाम्प एक्ट और के थ्रू ही होता है सर। ओके, और कोई डिफरेंट आंसर आप में से किसी के पास हो तो बताएं। अभी क्या नाम है, कौशिक जी को पता है, हरियाणा से जो प्रवीण जी। 2 चीज है सर, कोर्ट फी एक्ट भी है और स्टाम्प एक्ट, इन्हीं दोनों से गाइड होता है। यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज का भी मेंस का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, मेंस का, पीटी का भी तो हो गया है। उसमें एक सब्जेक्ट है कोर्ट फीस एक्ट, ठीक है। देखिए बता देता हूँ, हर चीज़ के पीछे कानून है, यहाँ पर मैंने अभी दिया है कोर्ट फीस एक्ट 1870। अभी जो स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं उनके लिए नोट्स बना के रखा था। कोर्ट फीस एक्ट है 1870। 1870 के कोर्ट फीस में बात कही गई है एड वोलेरम फी, और एक होता है फिक्स्ड कोर्ट फीस। 2 तरह के कोर्ट फीस होते हैं, इसके लिए कोर्ट फीस एक्ट पढ़ना होता है। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं सीरियस वाला, उनको पता होगा कोर्ट में एक डायरी मिलती है, कोर्ट में वकीलों की डायरी मिलती है। उस डायरी को बहुत लोग ध्यान से देखते भी नहीं है। उसमें फर्स्ट जो कुछ पेजेज होते हैं ना, बहुत सारे पेजेज होते हैं फर्स्ट में, उसमें आपको एड वोलेरम फी लिखी होती है, फिक्स्ड कोर्ट फीस भी लिखी होती है। अब देखिए एड वोलेरम फीस क्या होती है वो समझिए। यही फीस लगती है कोर्ट में जब हम कोई केस फाइल करते हैं तब।
मान लीजिए कि मुझे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर लगाना है, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य में कितना परसेंट कोर्ट फीस लगेगा। जैसे हम लोग लगाते थे तो 1%, 2%, 3% उस समय रहता है कि हाँ आपका कितना भी अमाउंट का, 1 करोड़ हो 2 करोड़ हो, दैट इज नॉट एन इशू, बट 3% आपको कोर्ट फीस लगाना ही लगाना है। ठीक है। सो एड वैलोरम फीस का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जब सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग लगती है। देखिए ये भी मैं बता दे रहा हूं, इसलिए मैंने बोला डिटेल में बताऊंगा। कोर्ट फीस आर कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व्ड और द वैल्यू ऑफ द रिलीफ सॉट। जितने अमाउंट के प्रॉपर्टी का मैं रिलीफ मांग रहा हूं उसका परसेंटेज तय होता है। सरकार, यहां पर जो कोर्ट है सरकार के लिए नहीं, कोर्ट डिसाइड कर रही है कि हाँ आपको इतना परसेंटेज आपको देना पड़ेगा। इसकी बात एप्लीकेबल इन सूट्स फॉर रिकवरी ऑफ मनी, जो कि हम लोग खूब लगाते थे, 1000 रुपए का कम से कम। पार्टीशन सूट के मामले पर एप्लीकेबल होता है। सूट्स इन्वॉल्विंग प्रॉपर्टी राइट्स के मामले पर कौन सा फीस लग रहा है? एड वैलोरम फीस। एड वैलोरम फीस वो फीस होती है जो प्रॉपर्टी के रेट के हिसाब से एक परसेंटेज में लगती है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, प्लेंट और मेमोरेंडम ऑफ अपील मनी सूट पर लगता है वो, उसी तरीके से बाकी का भी है। दूसरा मामला देखिए अपना ये फिक्स्ड फीस का। फिक्स्ड फीस का क्या कॉन्सेप्ट है? फिक्स्ड फीस इज ए स्टैंडर्ड फी इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। फिक्स्ड फीस वो फीस होती है, एक स्टैंडर्ड फीस होती है। आप करोड़ का लगाओ, लाख का लगाओ, 10,000 का लगाओ, 20,000 का लगाओ, 500 का लगाओ, कोई मतलब नहीं है। इतने का तो आपको लगाना ही लगाना है, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। नो कॉम्प्रोमाइज। आप पार्टी से इतना पैसा लोगे ही लोगे, नहीं लोगे सवाल ही नहीं, या तो फिर अपने घर से लगाओ, लेकिन आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा। उस सिचुएशन को कहते हैं फिक्स्ड फीस। कुछ नहीं कर सकते इसमें, यहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता, नो कॉम्प्रोमाइज। बहुत बार क्या होता है, जो एड वैलोरम फीस होती है उसमें लोग क्या करते हैं पता है? ओल झोल करते हैं, गड़बड़ झाड़ा करते हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ दिखाएंगे, वहां 70 लाख दिखाएंगे, 80 लाख। उसका भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है, बाद में वो बताऊंगा कभी किसी मुद्दे पर, टीपी वगैरह में। तो 70 लाख 80 लाख दिखा देंगे, 90 लाख दिखा देंगे। क्या भाई? तो मेरा एड वैलोरम फीस जो है वो कम देना पड़ेगा, कोर्ट में जमा करना कम पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो सिचुएशन। ठीक है। सो नाउ एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 9 CPC रिस्टोरेशन ऑफ सूट पर लगता है। एप्लीकेशन फॉर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पर लगता है। जैसे मेरे यहाँ क्या लगता है, अगर मैं इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल करता हूँ तो उसमें 250 रुपीज मेरे यहाँ फिक्स्ड फीस है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स के मामले में 250 रुपया लगेगा। अब मैं इसमें एक और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगी चीजें। एप्लीकेशन फॉर सर्टिफाइड कॉपीज, ये तो सबको पता है, इसमें तो मुझे दिमाग नहीं देना पड़ेगा अलग से। सर्टिफाइड कॉपी जब भी हम निकलवाते हैं तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर 10 रुपया 5 रुपया वट एवर द अमाउंट इज, वो हमें फिक्स्ड लगाना ही पड़ता है, दैट इज द फिक्स्ड फीस। देखिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर है तो एड वैलोरम फीस होगा। यूनिफॉर्म इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, वैल्यू से कोई लेना देना ही नहीं है, फिक्स्ड फीस हो जाएगा। ओके। किस तरह के मैटर पर आपका एड वैलोरम फीस लगता है? मोस्टली प्रॉपर्टी वाले मामले पर। और फिक्स्ड फीस किस पे लगता है? प्रोसीजरल एप्लीकेशन पर, डिक्लेरेटरी सूट्स पर फिक्स्ड फीस लगता है। जैसे मैंने आपको बताया इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन पर 250 रुपीज मेरे यहां लगता है। ठीक है। उसके अलावा कैलकुलेशन कहां से होगा? परसेंटेज ऑफ वैल्यू एज पर शेड्यूल 1, यानी कोर्ट फीस एक्ट 1870 में शेड्यूल 1 है, वहां से आपको दिखेगा। एंड नाउ दिस इज फिक्स्ड एज पर शेड्यूल 2। ओके। सो नाउ दिस इज द पॉइंट। अब ये मैं यहां पर बता दे रहा हूं क्लियर कि हाँ भाई अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है, कोर्ट फीस के मामले में थोड़े बहुत चेंजेज हो सकते हैं, ये राज्य के अंदर आता है मामला। ठीक है। तो अब आपको क्लियर कर दिया यहां पर कोर्ट फीस वाला मामला, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है, अलग से सेपरेट करके प्रोवाइजो बना के रखा है। एक क्वेश्चन तो मैंने क्लियर कर दिया, अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग दे दें तो ज्यादा अच्छा है। सेकंड क्वेश्चन क्या था हम लोगों का? ग्राउंड्स। बताएं कुछ, मैं थोड़ा पॉज कर देता हूं क्योंकि बहुत जरूरी है ये जान। कुछ पार्टीज हैं जिनको सर्व हुआ है और कुछ पार्टीज को इंटेंशनली छोड़ दिया गया है। ऐसा भी होता है कि अगर 5 पार्टी है तो उसमें से 2 को सर्व किया गया है, 3 को सर्व प्रॉपर सर्व नहीं किया गया है।
इंटेंशनली, तो इस चीज को भी ग्राउंड कर सकते हैं कि ये भी पार्टी हैं लेकिन इनको प्रॉपर सर्विस ऑफ समन नहीं हुआ है, हम्म। तो तो ये जिनको चीज वो रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनको मान लीजिए सर्व हो गया है वो तो अपीयर करेंगे, जिनको हाँ, सर्व वो नहीं हुआ वो करेंगे तो, सर। जिनको सर्व नहीं हुआ वो तो खैर बात ही अलग, वो तो कहेंगे कि मेरे को सर्व ही नहीं हुआ तो हम अपीयर कहाँ से करेंगे। लेकिन सर्व हो गया तो प्लेंटिफ का प्लेंट तो स्टैब्लिश रहेगा, प्लेंटिफ का प्लेंट थोड़े रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए 5 डिफेंडेंट हैं और 5 में से 3 आ गए, 2 नहीं आए, बहुत अच्छा टॉपिक है। 5 डिफेंडेंट है, उसमें से 3 अपीयर कर गए, 2 अपीयर नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है 2 नहीं अपीयर कर रहे, 3 तो आएगा, 3 तो केस लड़ेगा, हाँ, 3 तो तीन, डब्ल्यूएच डालेगा। दो के लिए एक्स पार्टी में चलेगा। हाँ एक्स पार्टी हो जाएगा या कुछ भी होगा या जान जो भी होगा, बात अलग है। अब मेरे पास उसका एड्रेस नहीं है प्रॉपर, तो मैं क्या करूंगा भाई, जाओ जो एड्रेस है उसी पर ना दूंगा। ओके चलिए देखिए, सारी चीज बताऊंगा, आप लोग सोच के रखना, ठीक है ना। चलिए धीरे धीरे सोचिए भी, और मैं आगे थोड़ा लेता हूँ, फिर अभी मैं बताऊंगा डिटेल से उसको भी, एक एक ग्राउंड बताऊंगा और किस स्टेज में वो लिया जाता है, ग्राउंड किस स्टेज में आप प्लेंट का रिजेक्शन का एप्लीकेशन फाइल करेंगे वो भी बताऊंगा। नाउ सी रिलेवेंट प्रोसीजरल प्रोविजंस, यानी हम रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की जो बात कर रहे हैं अभी तक, वो ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी है, बिल्कुल ठीक है। इसमें ग्राउंड दिया गया है कि कब आप प्लेंट को रिजेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस ऑर्डर 7 रूल 11 को अगर मुझे लिंक करना होगा, कनेक्ट करना होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो ऑर्डर निकल के आता है रिजेक्शन ऑर्डर, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ सेक्शन 2(2) ऑफ द सीपीसी, जो ये कहता है कि अगर कोर्ट ने आदेश दे दिया प्लेंट के रिजेक्शन का, तो वो डिक्री नहीं बल्कि वो डिम्ड डिक्री होगा। उसके अलावा ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी को हम अगर लेके चलेंगे कि सर कोर्ट ने, जज साहब ने क्या कर दिया, प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, तो मेरा प्लेंट रिजेक्ट कर दिया तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा झटका है, जोर का झटका बहुत ही जोर से लगा है। तो उस केस में क्या मैं उसी प्लेंट को दोबारा से फ्रेश फाइलिंग कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? दिस इज ऑल्सो बिग क्वेश्चन। मेरा प्लेंट आपने रिजेक्ट कर दिया जज साहब, तो दोबारा मैं उसी प्लेंट को उसी कोर्ट में ले जा करके, क्योंकि जुरिस्डिक्शन तो वही है, मैं फाइल कर सकता हूं। दैट इज द पॉइंट। ऑर्डर 7 रूल 13 ऑफ द सीपीसी सिंपली सेज फ्रेश सूट इज नॉट बार्ड आफ्टर रिजेक्शन इफ डिफेक्ट इज क्यूरेबल। एकदम साफ सुथरा लिख दिया है कि यदि आपका डिफेक्ट क्यूरेबल है, अगर जिस ग्राउंड पर मेरा रिजेक्शन हुआ है उस ग्राउंड को मैंने हटा दिया, उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया, तो फ्रेश सूट मेरा बार नहीं होगा। और यही बात हमें यहां पर मेंशन करने को मिली है। सी यहां पर है, देखिए ऑर्डर 7 रूल 13 मैं आपको यहां से दिखा दे रहा हूं। द रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स हियर इन बिफोर मेंशन्ड शैल नॉट ऑफ इट्स ओन फोर्स प्रीक्लूड मतलब रोक देना। अगर कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता हो तो आप अपने लैंग्वेज में ढूंढ लेना, आजकल बहुत आसान है, हिंदी इंग्लिश मराठी जो भी आपको समझ में आती है ढूंढ लेना। ऑन इट्स ऑन फेस प्रीक्लूड द प्लेंटिफ फ्रॉम प्रेजेंटिंग अ फ्रेश प्लेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन। और यहां क्या लगा हुआ है, शैल नॉट। तो यहां मामला बहुत क्लियर है कि अगर प्लेंट रिजेक्ट हुआ था मेरा, तो उस प्लेंट रिजेक्टेड प्लेंट को मैं दोबारा से कोर्ट में ला सकता हूं यदि वो डिफेक्ट मैंने हटा दिया है तो। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए मैं नहीं जाता हूं दोबारा से फ्रेश सूट नहीं फाइल करूंगा, मैं खुन्नस खा लिया, मैं उसी कोर्ट में नहीं जाऊंगा, तो उस केस में मैं उसके बेस पर, यानी उस ऑर्डर के बेस पर, जिसको हम डिम्ड डिक्री कहते हैं, 96 सीपीसी के तहत अपील फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एज ए डिम्ड डिक्री। वो डिम्ड डिक्री है, डिक्री तो है नहीं। सेक्शन 2(2) एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग दैट इज ए डिम्ड डिक्री। आगे अगर इसको आगे सोचेंगे तो यहां पर क्या निकलता है, ऑर्डर 14 सीपीसी। अब ऑर्डर 7 रूल 11 इसको हमने ऑर्डर 14 के साथ कनेक्ट करना है। क्यों? फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कम्स आफ्टर द प्लेंट इज एक्सेप्टेड, नॉट रिलेवेंट इफ प्लेंट इज रिजेक्टेड। तो जब प्लेंट आपका रिजेक्ट हो जाएगा तो इशू तो फ्रेम होगा ही नहीं। तो फ्रेम तभी इशू तभी फ्रेम होगा जब मेरा प्लेंट क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मेरा प्लेंट रिजेक्ट हो गया है
तो एविडेंस लाने की भी जरूरत नहीं है, एविडेंस भी हम नहीं ला सकते हैं। ओके, चलिए अब जरा इसका सिंपल वे में समझ लेते हैं वन बाय वन, कौन कौन से वो ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके बेस पर मैं प्लेंट को यानी कोर्ट जो है प्लेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं होता है तो प्लेंट डज नॉट मेंशन फैक्ट्स विच गिव्स लीगल राइट टू सू। देखिए, अगर प्लेंटिफ के प्लेंट में ये बात नहीं मिलती है, प्लेंटिफ के प्लेंट में ये बात नहीं मिलती है कि किस आधार पर आप केस फाइल कर रहे हो किसी के खिलाफ, डिफेंडेंट के खिलाफ, तो इसको कहते हैं नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। यानी मेरे को केस फाइल करने का आधार ही नहीं है, मैं केस फाइल कर रहा हूं, दैट इज नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। तो क्या हो जाएगा? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। दूसरा मामला, रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड। अगर जो रिलीफ मैंने दावा जो किया है उसका वैल्यू कम लगा दिया है, अंडर वैल्यूड है तो, एंड प्लेंटिफ फेल्स टू करेक्ट इट इवन आफ्टर कोर्ट डायरेक्शन। कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कितने दिनों के अंदर ठीक कर लो, प्रॉपर वैल्यू मिला दो, अंडर वैल्यूड है तुम्हारा सूट, तुम्हारा प्लेंट, फिर भी मैं नहीं सुधर रहा हूं, तो क्या होगा? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। सी नंबर एकदम सिंपल, प्लेंट इज इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड। अगर इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है तो उस केस में भी मेरा प्लेंट रिजेक्ट किया जा सकता है। स्टैंप ड्यूटी नॉट पेड एज पर लॉ एंड डिफेक्ट नॉट क्योर्ड। तो स्टैंप ड्यूटी पेड नहीं है तो डिफेक्ट लगा और डिफेक्ट क्योर नहीं किया गया, उस केस में भी हमारा क्या हो जाएगा? प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। चौथा सिचुएशन ये कहता है कि अगर सूट बार्ड बाय लॉ, किसी भी कानून के द्वारा बार्ड है, तो यहां पर एग्जांपल दे दिया है बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट या रेस जुडिकेटा। ऑन फेस ऑफ प्लेंट अगर लगता है कि लिमिटेशन लग चुका था, लिमिटेशन से ये बार्ड है, तो फिर उस केस में सूट जो है बार्ड बाय लॉ है और प्लेंट क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन, प्लेंट नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट। अगर फाइल्ड नहीं किया गया है प्लेंट डुप्लीकेट कॉपी में, तो उस केस में भी मेरे प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। ग्राउंड नंबर 5 यानी ई, और ये बात आई है दो, चलिए इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट, एफ, नॉन कंप्लायंस विथ स्टैट्यूटरी प्रोविजन। अब नॉन कंप्लायंस विथ स्टैट्यूटरी प्रोविजन का मतलब है जैसे प्री सूट नोटिस अंडर सेक्शन 80 सीपीसी नॉट गिवन। ये क्या कहता है सेक्शन 80? एनीबॉडी रिमेंबर? किसी को याद है सेक्शन 80 का कहानी? बहुत सिंपल है, बहुत फेमस है ये सेक्शन, बदनाम है, बताओ। अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट सर हमें कोई भी फाइलिंग करना है तो उससे पहले उसको 2 महीने का नोटिस देना होगा। बिल्कुल सही कहा सर ने। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ अगर हमें कोई सूट फाइल करना है, सिविल सूट, तो सरकार को मुझे क्या करना है? नोटिस देना होता है, प्रायर नोटिस। और उस नोटिस को देने में अगर फेल कर गए तो दिस इज स्टैट्यूटरी कंप्लायंस का, मैंने नॉन कंप्लायंस कर दिया स्टैट्यूटरी प्रोविजन का। ओके, नाउ अब देखिए आगे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल है, बहुत सिंपल है। देखिए, ए ने फाइल किया एक सूट स्टेटिंग बी डिफेम्ड मी। ए ने केस फाइल किया ये कहते हुए कि बी ने क्या किया है? मेरे को डिफेम किया है, यानी डिफामेशन का केस फाइल किया, बट डज नॉट मेंशन एनी डेट। किस तारीख को किया, किस जगह पर किया, किस तरीके से तुम्हारा डिफामेशन हुआ, ये तो बताओ। तो जब ये बता ही नहीं रहा कि किस तारीख को तुम्हारा डिफामेशन हुआ, प्लेस बताओ, मैनर बताओ, कुछ बताया ही नहीं है, तो उस केस में ये प्लेंट क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। सो प्लेंट इज रिजेक्टेड एज इट डज नॉट डिस्क्लोज ए कॉज ऑफ एक्शन। इतना सिंपल है, मेंशन क्या हुआ। अब बताइए किसको नहीं समझ में आना है? बार्ड बाय लॉ, एक्स फाइल से सूट अगेंस्ट वाई। एक्स ने वाई के खिलाफ सूट फाइल किया, रिकवरी ऑफ लोन आफ्टर 10 ईयर्स। देखिए खुद ही बोल्ड है, 10 साल के बाद। मैंने पहले कहा कि 3 साल तक का आपको टाइम लिमिट है। कभी भी रिकवरी ऑफ मनी सूट फाइल करना होगा तो 3 साल के अंदर अंदर हमें रिकवरी का मामला फाइल करना होता है। अगर उससे ज्यादा हो गया तो लिमिटेशन से बार्ड है, उसमें भी मेरे को अलाउड है। लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 4 और 5 जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की बात करता है, अगर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का एप्लीकेशन लगाया गया, कोर्ट ने उसको मंजूर कर लिया, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर लॉ ऑफ लिमिटेशन से मेरा प्लेंट क्या होगा? बार होगा। एंड दिस इज ए ग्राउंड रिजेक्टेड, इस चीज के रिजेक्शन के लिए, प्लेंट के रिजेक्शन के लिए क्लॉज डी। नाउ अगर पी फाइल करता है एक प्रॉपर्टी सूट विथ अंडर वैल्यू कोर्ट फीस
कम का लगाया है पी ने अपने प्रॉपर्टी के लिए मामले में, तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि भैया प्रॉपर यहां पर लगाओ कोर्ट फीस। अगर कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं लगाता है, उसमें पी फेल कर जाता है, तो इसको हम कहते हैं इनसफिशिएंट स्टैंप ड्यूटी के मामले में कोर्ट ने क्या कर दिया, प्लेंट रिजेक्ट कर दिया। स्टैट्यूटरी नोटिस नॉट गिवन, अभी जस्ट बताया सेक्शन 80 वाला एग्जांपल, वो यहां पर आपके लिए आ गया। अब ये जो टॉपिक था इसको हम लोग किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, प्रीलिमिनरी डिक्री के साथ। जरा देखिए कैसे, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, प्रीलिमिनरी डिक्री, दोनों को मिला के देखेंगे कैसे और क्यों पढ़ेंगे वो भी समझिए। देखिए प्लेंट का रिजेक्शन तब कब होता है, ध्यान से सुनना, प्लेंट का रिजेक्शन कब होगा। प्लेंट का रिजेक्शन तब होता है जब ट्रायल शुरू भी नहीं होता है, बिफोर ट्रायल बिगिंस, यानी ट्रायल शुरू होने के पहले ही प्लेंट हमारा क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। और यहां पर क्या है, प्रीलिमिनरी डिक्री, ट्रायल खत्म होता है तब ना डिक्री मिलती है। सो प्रीलिमिनरी डिक्री में ट्रायल के बाद राइट्स आर डिटरमाइंड पार्शियली। दूसरी बात, अगर प्लेंट रिजेक्ट हो गया तो उसका सूट पर क्या असर पड़ेगा, और प्रीलिमिनरी डिक्री आ गया तो उसका सूट पर क्या असर पड़ेगा। अगर प्लेंट रिजेक्ट हो गया तो उसका असर सूट पर यह पड़ता है कि सूट इज टर्मिनेटेड एट इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज पर ही सूट खत्म, टाटा बाय बाय। और यहां पर बात करोगे आप प्रीलिमिनरी डिक्री में, तो यहां पर क्या होगा, सूट कंटिन्यूज फॉर फर्दर प्रोसीडिंग। भाई प्रीलिमिनरी डिक्री मिली है, अभी तो फाइनल डिक्री आना बाकी है, तो ये कंटिन्यू रहता है। नेचर की बात करेंगे तो यहां देखिए डिम्ड डिक्री होता है अंडर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 22 सीपीसी। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात कर रहे हैं। सो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का नेचर क्या है, डिम्ड डिक्री का। इसका क्या है, ये तो पक्का पक्का पूरा डिक्री ही है, ये कच्चा डिक्री है। मान लिए कि तुम डिक्री हो मैंने बताया था एग्जाम्पल कि जब लिविंग रिलेशनशिप में आदमी और औरत रहते हैं तो मान लेते हैं कि वो वाइफ है और मान लेते हैं कि वो आदमी मेरा हस्बैंड है। सच में हस्बैंड और वाइफ होता नहीं है कोई, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ बनने का दो ही प्रोसीजर है कानून में, या तो आप एज पर कस्टमरी लॉ आप जाकर के शादी करें, या तो एज पर लॉ जाकर के कोर्ट में शादी करें। तो आपने तो कोर्ट में शादी करी है ना, तो एज पर कस्टम के हिसाब से शादी करी है। आपने तो कहा है हम तो अपनी नई दुनिया बसाएंगे, और तो उसमें क्या हो गया, माने हुए हस्बैंड एंड वाइफ हैं, यू आर नॉट रियल हस्बैंड एंड वाइफ। सो डीम्ड हस्बैंड डीम्ड वाइफ, सेम सिचुएशन, डीम्ड डिक्री, असली वाला डिक्री नहीं है, माने हुई डिक्री, दैट इज रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। अपील की बात करते हैं, अपील यहां पर डिम्ड डिक्री रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हुआ तो उसमें सेक्शन 96 के तहत अपील फाइल कर सकते हैं कि जो लोअर कोर्ट है उसने गलत तरीके से मेरे प्लेंट को रिजेक्ट किया है। सिविल जज साहब ने अपना प्रॉपर जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया है, ये कहते हुए मैं क्या कर सकता हूं, अपील फाइल कर सकता हूं एज पर सेक्शन 96 ऑफ दी सीपीसी। अपील लाइज अंडर सेक्शन 96, प्रीलिमिनरी डिक्री है, मैं यहां पर जा सकता हूं अगर अग्रीव्ड हो गया तो डिक्री मिलने के बाद, ये तो बेचारा माना हुआ डिक्री। एग्जीक्यूशन हो ही नहीं सकता है क्योंकि मामला ही खत्म हो जाएगा। सो नॉट एग्जीक्यूटेबल, एग्जीक्यूशन की तो बात ही छोड़ दीजिए, अपील इज द ओनली रेमेडी। और फ्रेश अगर सूट फाइल करते हैं 913 के अंदर तो पॉसिबल है। नॉट एग्जीक्यूटेबल टिल फाइनल डिक्री इज पास्ड, ये भी बात सही है। नाउ नेक्स्ट, इन्वॉल्व्स एडजुडिकेशन ऑफ राइट्स, सो नो ट्रायल और राइट्स एडजुडिकेटेड, मतलब जब हमारा प्लेंट रिजेक्ट कर दिया गया, जब प्लेंट कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो कोई ट्रायल चला ही नहीं, कोई ट्रायल शुरू हुआ ही नहीं, कोर्ट ने मेरे किसी भी राइट को डिसाइड किया ही नहीं। देयर वाज नो जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज एज फार एज रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज कंसर्न। अगर मैं यहां पर प्रीलिमिनरी डिक्री में बात करूं तो राइट्स हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट बट पार्शियली, मानते हैं पार्शियली डिसाइड किया है, राइट्स तो डिसाइड कर दिया, रिलीफ नहीं दिया है, राइट डिसाइड कर दिया। सो राइट्स आर डिक्लेयर्ड कंक्लूसिवली बट फर्दर इंक्वायरी इज स्टिल पेंडिंग। दिस इज द डिफरेंस और दिस इज द सिमिलरिटी, जो भी आप कहें इसको हमने क्या कर दिया, प्रीलिमिनरी। तो अब आपका एक रिवीजन भी होता जा रहा है साथ के साथ, और चीजों को और अच्छे से आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट।
अब आइए, देखिए जो मैंने आपसे क्वेश्चन रेज किया है ना, वो क्वेश्चन मोस्टली आपको मैं बताऊं तो ये सब जो टॉपिक है प्रैक्टिस में ज्यादा आता है, या कभी कभी जो इंटरव्यू में पूछ देते हैं कुछ मुद्दों पर जहां पर एक अलग लेवल का होता है, जैसे डीजेएस हो गया, हरियाणा हो गया, वहां सिविल जज के इंटरव्यू में ये सब पूछ देते हैं। ठीक है, नाउ ये एडीजे वालों को पूछ सकते हैं, एडीजे लेवल पर ये सवाल आ सकता है। अपील अगेंस्ट रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, सिंपल मामला है, जज साहब ने मेरे प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, व्हाट इज द रेमेडी? अपील, नो रिवीजन, ओनली अपील। ओके, 96 सीपीसी। रिवीजन इज नॉट पॉसिबल अंडर सेक्शन 115 क्योंकि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज ए। अब सवाल देखिए पूछेगा, ये देखिए सवाल कैसे यहां पर बन जाएगा, पूछ सकता है आपसे कि व्हाई अपील इज ओनली द रेमेडी इन द मैटर ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के मामले में सिर्फ अपील ही हो सकता है, रिवीजन क्यों नहीं हो सकता है? ये सबको पता है रिवीजन होगा, नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा, अपील होगा, रिवीजन नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अपने आप में डिम्ड डिक्री है। अपील मस्ट एड्रेस द लीगल डिफेक्ट, कॉज ऑफ एक्शन, वैल्यूएशन, जो भी है वर्ड। नाउ केस की बात कर लेते हैं, कुछ जिनको एग्जाम लिखना है उनके लिए। ठीक है, देखिए ये आप यहां पर भी लगा सकते हैं जब प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर ऐसा कुछ मामला बनता है तो देखिए क्या लिखा है, फ्रीवोलस प्लेंट्स मस्ट बी रिजेक्टेड एट थ्रेशहोल्ड टू प्रिवेंट एब्यूज ऑफ कोर्ट प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग? एनीबडी कोई बता सकते हैं? थोड़ा बताना, सब तो मैं ही बोल दूंगा, आप लोग बताओ जरा इसका क्या मीनिंग निकल सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? फ्रीवोलस प्लेंट मस्ट बी रिजेक्टेड एट थ्रेशहोल्ड टू प्रिवेंट एब्यूज ऑफ कोर्ट प्रोसेस। क्या कनेक्शन है प्लेंट के रिजेक्शन से? क्यों कह दिया गया फ्रीवोलस प्लेंट? और कब किसी प्लेंट को हम फ्रीवोलस प्लेंट कह सकते हैं? एनी आइडिया? कब किसी प्लेंट को हम फ्रीवोलस प्लेंट कहेंगे? जब उसमें कॉज ऑफ एक्शन ना हो, या फिर ये सभी पॉइंट्स नहीं होंगे तब तक वो कोर्ट का टाइम झूठी लिखवा देते सर, झूठी कर देते कभी कभी। का टाइम खराब कर रहे हैं, इसलिए सर इसको कोर्ट के टाइम को बचाने के लिए इसको सर रिजेक्ट कर दिया जाता है। ओके, हाँ ये बात तो सही है, फ्रीवोलस प्लेंट मस्ट बी रिजेक्टेड एट द थ्रेशहोल्ड। तो यहां पर इन्होंने कहा कि अगर कोई प्लेंट ऐसा है जो कि सचमुच में लिमिटेशन से बाहर है लेकिन जबरदस्ती लाके फाइल कर दिया, एक ग्राउंड ये भी हो सकता है, जिसमें सच में कोज ऑफ एक्शन नहीं है लेकिन जबरदस्ती मैं डराने के लिए डिफेंडेंट को केस फाइल कर दूं, डिफेंडेंट के सामने चौड़ा बनने के लिए कर दूं। तो वैसे केसेस जिसमें फालतू का टाइम वेस्ट होगा, कोर्ट उसको सुनेगा, डिस्कस करेगा, टाइम देगा, हो सकता है सम्मन बमन भी गलती से जारी कर दे, तो वैसे मामले को क्या करना चाहिए? रिजेक्ट ही कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फ्रीवोलस प्लेंट होते हैं वो प्रोसेस का, कोर्ट के प्रोसेस का एब्यूज करते हैं। नाउ ये बात किस केस में कही गई? टी अरिवंदनम वर्सेस टीवी सत्यपाल। सो आप शॉर्टकट में वर्सेस याद कर लो, टी वर्सेस टी, उससे ज्यादा करना है तो कर सकते हैं, टी वर्सेस टी सत्यपाल भी कर सकते हो, नाम लंबा चौड़ा है, बाकी आप याद करना है तो कर सकते हैं पूरा। 1977 का मैटर। दूसरी बात, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज परमिसिबल ओनली इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट इटसेल्फ। अब ये अभी आप लोग जो बोल रहे थे ना उसका कुछ का जवाब देखिए मिल रहा है धीरे धीरे। क्या बोला? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज परमिसिबल ओनली इफ केबल if it appears from the statement in the plant itself। अगर प्लेंट में जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट से ही लगता है कि भाई ये प्लेंट को रिजेक्ट ही हो जाना चाहिए, अगर प्लेंट के स्टेटमेंट से इस बात का पता चल जाए कि इस प्लेंट को हर हालत में रिजेक्ट हो ही जाना चाहिए, तो उस केस में प्लेंट को रिजेक्ट कर ही दो। दैट इज पोपट वर्सेस SBI, पहले भी बता रखा है ये केस। नेक्स्ट, फॉर रिजेक्टिंग प्लेंट कोर्ट हैज टू लुक इनटू अवर्मेंट्स इन प्लेंट अलोन।
आ गए काम पर? अब बताइए मुझे इस जजमेंट का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस जजमेंट? क्या जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट वाला जो ग्राउंड है वो ये रेज कर सकता है डिफेंडेंट? और डिफेंडेंट लिख के कहां देगा? सर वो रिटन स्टेटमेंट से पहले 7/11 की एप्लीकेशन मूव कर सकता है सर। बिल्कुल ठीक उस है, पे सही सर, है। उस पे जजमेंट आ जाएगी। और सर इसी केस में ये कहा गया था सुखानवाड़े में कि हम्म। जो प्लेंट होगा वो कंप्लीटली होल रिजेक्ट होगा, ना कि पार्टली। हाँ, ये बात सही है, खैर उसको तो अलग करेंगे। बात को समझ रहे हैं? यानी रिटन स्टेटमेंट देने के, अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल गया यहाँ पर। सर इसमें रिटर्न स्टेटमेंट के बाद में भी दे सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दिया तो आप 7/11 नहीं लगा सकते, तब भी लगा सकते हैं बिफोर जजमेंट। फ्रेमिंग ऑफ दी, ये सर फ्रेम ट्रायल स्टार्ट होने से पहले सर। हाँ ठीक है। चलिए, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, रिटन स्टेटमेंट में टाइम ले लेंगे और वहीं पर लगा देते हैं क्या, जा करके 7/11 के एप्लीकेशन मूव कर देते हैं। सामान्य तौर पर सब जगह यही होता है। ओके, चलिए, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आपको रिटन स्टेटमेंट में ताका झाकी नहीं करनी है, सिर्फ प्लेंट देखेंगे, प्लेंट के बेस पर लगाएंगे। और इसमें जो अब ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का मामला डिफेंडेंट अगर लेके आ रहा है तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डिफेंडेंट के एप्लीकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आपको देखना है कि जो कह रहा है वो सही है कि नहीं। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए जो ग्राउंड बता रहा है डिफेंडेंट, इज इट ट्रू, इज इट राइट? अगर वो सही है तब तो ठीक है, आप रिजेक्ट कर दो देख करके, नहीं तो एज इट इज चलने दीजिए। अब ये तो समरी है, आप लोग देख सकते हो, समरी कंपैरिजन टेबल तो याद रखने के लिए है, रिवीजन करने के पर्पज से है। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। टर्मिनेट सूट एट एडमिशन स्टेज पर खत्म कर देता है रिजेक्शन प्लेंट। डिम्ड डिक्री है तो कंसीडर डिक्री बाय लीगल फिक्शन, डिक्लेयर राइट्स बट सूट कंटिन्यूज। 7/11 22 CPC, ये एक्सप्लेनेशन है 22 का, ठीक है। इसके अलावा अपीलेबल है, सेम इश्यूज फ्रेम्ड, बात इसकी खत्म प्रिलिमिनरी की। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को बाकी के किस किस प्रोविजन के साथ कंसीडर करना चाहिए वो यहाँ पर है। सेक्शन 80 अभी जस्ट बताया आपको, जब हम गवर्नमेंट के खिलाफ कोई सूट फाइल करते हैं तो उसमें हमें नोटिस देना पड़ता है, दैट इज स्टैट्यूटरी नोटिस, इट इज ए लॉ। सो हमें इसका नॉन कंप्लायंस नहीं करना, अगर नॉन कंप्लायंस कर दिया तो सूट रिजेक्ट हो, सॉरी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। ऑर्डर 7 रूल 13, फ्रेश सूट ला सकते हैं क्यूरेबल अगर हुआ तो। इंडियन एविडेंस एक्ट इसलिए आ रहा है, क्यों आ रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट, कि जब प्लेंटी खत्म हो गया तो भैया एविडेंस की जरूरत ही क्या है, आती खत्म, नो स्टेज ऑफ एविडेंस कम्स, रिजेक्शन इज प्योरली ए लीगल स्क्रूटनी। और ऑर्डर 14 क्या होता है, इश्यूज फ्रेम करने की बात करता है, इश्यूज आर नॉट फ्रेम्ड इफ प्लेंट इज रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 CPC। अब इसका डायग्राम है, आप डायग्राम एक बार जाके देख लेना, मैं ये कॉपी अभी आपको अभी जस्ट दे रहा हूँ, डोंट वरी। यहाँ से शुरू हो गई कहानी, प्लेंट प्रेजेंट कर दिया कोर्ट में, आइए नीचे, डज इट डिस्क्लोज ए कॉज ऑफ एक्शन, क्या इसमें कॉज ऑफ एक्शन दिखता है, यस तो ठीक है, नो तो भैया चलिए बाय बाय टाटा, यस है तो आगे बढ़ जाएगा, नो हो गया तो ऑर्डर 7 रूल 11A, अगर रिलीफ मिल सकता है प्रॉपरली वैल्यूड है तो इज द रिलीफ प्रॉपरली वैल्यूड, यस है तो अलग कहानी, नो है तो अलग कहानी। कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है कि अगर नहीं है तो कोर्ट डायरेक्शन देगा कि जाओ भैया प्रॉपर वैल्यू लगाओ, अगर कंप्लाइड हुआ तब ठीक है प्रोसीड करेगा, नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। फिर आइए कौन सा कंप्लायंस हो रहा है, ऑर्डर 7 रूल 11B। अब देखिए यहाँ पर, इज प्रॉपर कोर्ट फीस पेड, या कोर्ट फीस प्रॉपर पेड है, यदि कोर्ट फीस पेड है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं, नो है तो कोर्ट ग्रांट्स टाइम, कंप्लाइड हुआ तो यस, नहीं कंप्लाइड हुआ तो नो, तो यस हुआ तो प्रोसीड करेगा, नो हुआ तो रिजेक्ट करेगा। नाउ ऑर्डर 7 रूल 11C, इज द सूट बार्ड बाय लॉ, लिमिटेशन या रेस जुडिकेटा, यस तो रिजेक्ट, नो तो प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। इज द प्लेंट डुप्लीकेट, क्या प्लेंट डुप्लीकेट में है, अगर यस तो प्रोसीड करेंगे, नो तो रिजेक्ट करेंगे। जितने मतलब इतने उपाय हैं कि आप बोलेंगे ही नहीं। इज देयर स्टैट्यूटरी नॉन कंप्लायंस, सेक्शन 80 वाला एग्जांपल अभी दिया, यस तो रिजेक्ट, नो तो प्रोसीड, ओके। नाउ प्लेंट एक्सेप्टेड,
सूट, प्रोसीड टू इशू फ्रेम ट्रेन, जो बाकी चीजें हैं वो सब है। प्लेंट एक बार एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रोसीजर शुरू हो गया, सूट प्रोसीड कर जाएगा, इशू फ्रेम होगा, ट्रायल चलेगा, बात खत्म हो गई। देखिए अब आइए, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें, ये उनके लिए है, मैं पहले बता दूं जो प्रैक्टिस करते हैं। अब प्रैक्टिस के साथ साथ एग्जाम भी तो लिखते हैं, एडीजे वाले के लोग के लिए है ही, अब तो सबके लिए बोल सकता हूं मैं, सिविल जज एडीजे सबके लिए है, सबके लिए कंपलसरी है। सिविल के लिए 3 साल, एडीजे के लिए 7 साल, बस ज्यादा यही है। नाउ कॉज ऑफ एक्शन मिसिंग है, रिजेक्ट अंडर सो एंड सो, देख लीजिए आप लोग, अंडर वैल्यूड रिलीफ है, अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट, रिजेक्ट हो जाएगा इफ नॉट करेक्टेड। इनसफिशियंट स्टैंप ड्यूटी, अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट, रिजेक्ट हो जाएगा यदि करेक्ट नहीं हुआ। बार्ड बाय लॉ ऑन फेस ऑफ प्लेंट, अगर बार्ड बाय लॉ है, लिमिटेशन लॉ ईटीसी, तो रिजेक्ट अंडर सो एंड सो। डुप्लीकेट कॉपी फाइल्ड नहीं है, रिजेक्ट। स्टैट्यूटरी नॉन कंप्लायंस, रिजेक्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इन ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ द सीपीसी। ठीक है, तो ये यहां पर मैं इसको फिलहाल करता हूं स्टॉप।